Very welcome to all of you. This is Nathar Ansari. Today we are going to discuss Spectrum Publication Modern History book written by Rajiv Ahir, named Brief History of Modern India. तो प्यारे बच्चों, हम लोग ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जो कि राजीव अहीर के द्वारा लिखी गई है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन से मॉडर्न हिस्ट्री इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 3rd चैप्टर चल रहा है। लेकिन उससे पहले बेटा, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब चैनल, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए। चलिए पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं डैनिश के बारे में। हम डैनिश लोगों के बारे में पढ़ते हैं। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो डैनिश की ईस्ट इंडिया कंपनी वो इस्टेब्लिश 1616 में, ये 1616 में क्या कहते हैं इस्टेब्लिश करी थी। डैनिश लोगों की बात है, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड इन 1616 एंड इन 1620, यानी कि 1616 और 1620 ईस्वी में उन्होंने इस्टेब्लिश की थी। दे फाउंडेड अ फैक्ट्री एट ट्रांक्यूबार नियर तंजौर। इन्होंने क्या कहते हैं अपनी फैक्ट्री जो है टैनक्यूबार में की थी, एंड नियर तंजौर में ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जो कि क्या कहते हैं ईस्टर्न यानी कि पूर्वी कोस्ट मीन्स होता बेटा समुद्र के किनारे वाला एरिया ऑफ इंडिया की। देयर प्रिंसिपल सेटलमेंट वाज एट सेरमपौर नियर कलकत्ता। इनके जो प्रिंसिपल जो सेटलमेंट वाले थे वो कहाँ पर थे बेटा? ये सेरमपौर नियर कलकत्ता के पास थे। द डैनिश फैक्ट्रीज विच वर नॉट इम्पोर्टेंट एट एनी टाइम। डैनिश फैक्ट्री जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रही किसी भी समय, वर सोल्ड बेच दी गई टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेच दी गई थी 1845 ईस्वी में। तो यानी कि डैनिश जो फैक्ट्री थी बेटा ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1845 में बेच दी गई थी। अब इसके बाद देखते हैं डैनिश आर बेटर नॉन, जो डैनिश अच्छी तरीके से जाने जाते थे फॉर देयर मिशनरी एक्टिविटीज देन फॉर कॉमर्स, जो मिशनरी एक्टिविटीज के जाने जाते थे देन कॉमर्शियल। अब आगे पढ़ते हैं बेटा, वाई द इंग्लिश सक्सीडेड अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर्स, जो क्यों का कहते हैं इंग्लिश जो है हरा दिया, जो अगेंस्ट सक्सीड जीत गए तो अगेंस्ट अदर दूसरे यूरोपियन पावर। ऑल ऑफ ऑल the European nations who came as traders to India after new sea routes were discovered, England emerged as the most powerful and successful by the end of the 18th century। अगर हम बात करें तुम्हारे जितने भी लोग इंडिया में यूरोप से आए हैं, जितने भी कंट्रीज आए हैं यूरोप से, चाहे वो पुर्तगाल हो, चाहे वो डैनिश हो, चाहे वो बेटा फ्रेंच हो, लेकिन किसी में भी मतलब इतना पावरफुल कंट्रोल नहीं था जितना कि इनके पास था। द मेजर फैक्टर है विच कैन बी एट्रीब्यूटेड, जो मेजर फैक्टर एट्रीब्यूटेड जाता है श्रेय जाता है फॉर द सोर्स ऑफ द इंग्लिश अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर्स, पुर्तगाल एंड नीदरलैंड, फ्रांस एंड डेनमार्क इन द वर्ल्ड में इन जनरल एंड इन इंडिया। जो इंडिया में अगर हम बात करें पर्टिकुलरली वर एज फॉलोज, जो कि फॉलोज है। स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज, बेटा इनका जो स्ट्रक्चर्स और कैसा था, नेचर ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज का कैसा था। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड बनाई गई थी थ्रू अमलगमेशन ऑफ सेवरल राइवल कंपनीज एट होम। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी बेटा बनाई गई थी थ्रू अमलगमेशन मीन्स होता है प्यारे बच्चे, जब कोई एक कंपनी जैसे कई सारी मिलकर कंपनी एक कंपनी में विलय हो जाए, ठीक है, एक कंपनी बन जाए, और सेवरल उसको कहते हैं। वॉज कंट्रोल था बाई अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल था, हुज मेंबर्स जो उसके मेंबर वर इलेक्टेड चुने जाते थे एनुअली, प्रत्येक साल चुनते थे। द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एक्सरसाइज्ड यूज करते कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस को, एज द वोट्स कुड बी बॉट एंड सोल्ड थ्रू आउट परचेज ऑफ शेयर्स के परचेज के वोट्स को बेचे और खरीदे जाते थे। द ट्रेडिंग कंपनी, जो ट्रेडिंग कंपनी ऑफ फ्रांस एंड पुर्तगाल की जो व्यापारी कंपनी थी, लार्जली ऑन्ड, ये खरीदी जाती थी बाय द स्टेट के द्वारा, एंड देयर नेचर वाज इन मैनी वेज फ्यूडलिस्टिक, जो कई तरीके से फ्यूडलिस्टिक तरीके से था। इन द French company, the monarch had more than 60% शेयर। अब लोग अगर हम बात करें जो फ्रेंच कंपनी के बारे में बात करें प्यारे बच्चों, तो फ्रेंच कंपनी में मोनार्च के ही 60% शेयर था, एंड इट्स डायरेक्टर्स वर नॉमिनेटेड, डायरेक्टर्स को चुना जाता था बाय द मोनार्च के द्वारा फ्रॉम द शेयर होल्डर से, who were supposed to carry on the decision of two high commissioners appointed by, जो कि डिसीजन लेते थे दो बड़े कमिश्नर्स को। अब ये बताइए, ये हाल था यहाँ फ्रेंच में, यानी कि फ्रेंच में जो
मोनार्च का जो सिस्टम था 60% तो से ज्यादा हक तो मोनार्च का था। आगे देखते हैं बेटा, प्यारे बच्चों एक सेकेंड, अगर हम बात करें तुम्हारा कि द गवर्नमेंट एंड शेयर होल्डर्स, अगर हम बात करें गवर्नमेंट और शेयर होल्डर्स टुक वेरी लिटिल इंटरेस्ट, बहुत ही कम इंटरेस्ट था इन प्रोमोटिंग इन प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी की प्रॉस्पेरिटी प्रमोट करने में, बिकॉज द स्टेट गारंटीड अ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, द लैक ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक इंटरेस्ट कुड बी इन्फर निकाला जा सकता फ्रॉम द फैक्ट दैट द बिटवीन 1725 से 1765 देयर वाज नो मीटिंग ऑफ द स्टॉक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, कोई मीटिंग्स नहीं हुई शेयर होल्डर्स की, एंड द कंपनी वाज सिंपली मैनेज्ड, कंपनी को साधारण तौर पर मैनेज किया एज द डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट के रूप में। नवाल सुपेरिटी की अगर हम बारे में बात करें, भाई नवाल मीन्स होता है जो पानी समुद्र वाली। द रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन वॉज नॉट ओनली लार्जेस्ट, न तो केवल बड़ी थी, इट वॉज मोस्ट एडवांस्ड ऑफ इट्स टाइम, बहुत ज्यादा आगे थी, बहुत ज्यादा एडवांस थी उस समय। द विक्ट्री ऑफ अगेंस्ट द स्पेनिश, जो स्पेनिश के विरुद्ध जो विक्ट्री हासिल की थी आर्माडा में, एंड अगेंस्ट द फ्रेंच एट ट्राफलगर में, हैड पुट द रॉयल नेवी एट द पीक ऑफ द यूरोपियन नवाल फोर्सेज। रॉयल नेवी जाहिर सी बात उसको खुद क्या कहते हैं, एक अलग से नाम मिला, ठीक है, यूरोपियन नेवल फोर्सेस में तुम्हारा ब्रिटिश की सबसे ज्यादा थी, हाईएस्ट पीक पे थी। इन इंडिया में टू द ब्रिटिश वर एबल टू डिफीट द पुर्तगालीज एंड फ्रांच। इंडिया में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया बेटा, वर एबल टू समर्थ पुर्तगालीज और फ्रेंच को हराने में, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूवमेंट ऑफ द नवाल शिप। इनके पास जो नवाल शिप थे बेटा, ये बहुत ज्यादा तरीके से बहुत तेजी से मूवमेंट मुड़ जाते थे, ये सब चीजें फास्ट थे। दे इंग्लिश लर्न, इंग्लिश ने सोचा फ्रॉम द पुर्तगालीज द इम्पोर्टेंस ऑफ एन efficient naval and improved their own fleet technology. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस बेटा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हर चीज में आगे थे ये ब्रिटिशर्स। अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के बारे में बात करते हैं बेटा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस स्टार्टेड इन इंग्लैंड इन द अर्ली 18th सेंचुरी। 18वीं सदी की शुरुआत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था इंग्लैंड विद द इन्वेंशंस ऑफ न्यू मर्चेंडाइज, नए मर्चेंडाइज के इन्वेंशन लाइक द स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन, द पावर लूम एंड द सेवरल अदर्स। दीज मशीन्स जनरली इंप्रूव्ड प्रोडक्शन ऑफ द इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल। जनरली ये जो मशीनें हैं ये टेक्सटाइल कपड़े बनाने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी। एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस रीच्ड अदर यूरोपियन नेशंस लेट एंड दिस हेल्प इंग्लैंड टू मेंटेन इट्स हेजमनी। जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें जो दूसरी कंट्री थी वहाँ पर जो बेटा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस लेट पहुंची, तो इसलिए कहते हैं इंग्लैंड जो था मेंटेन की इट्स हेजमनी। हेजमनी मीन्स होता है बेटा जब कोई एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री में कंट्रोल करे। मिलिट्री स्किल एंड डिसिप्लिन, अगर हम बात करें आपकी मिलिट्री स्किल एंड डिसिप्लिन की बात करें तो ब्रिटिश सोल्जर्स वर डिसिप्लिन्ड। ब्रिटिश सोल्जर्स कैसे डिसिप्लिन अलॉट थे एंड वेल ट्रेंड, बहुत ज्यादा ट्रेंड थे। ब्रिटिश कमांडर्स वर स्ट्रेटजीज थे हु ट्राइड न्यू टैक्टिक्स इन वॉरफेयर में थे। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स थी, इक्विप्ड भरे हुए थे इन मिलिट्री वेल। ऑल दिस कंबाइंड टू इनेबल स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ द इंग्लिश फाइटर्स डिफीट लार्जर आर्मीज। ये वजह थी, इस वजह से ये है इनकी सेना अगर छोटी भी होती थी ये बड़े वाले ग्रुप्स को ये हरा देते थे। स्टेबल गवर्नमेंट विद द एक्सम्पशन ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688। प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। अगर हम बात करें बेटा कि विद द एक्सेप्शंस ऑफ द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688, 1688 की ग्लोरियस रेवोल्यूशन को छोड़ते ब्रिटिश विटनेस की स्टेबल गवर्नमेंट विद एफिशिएंट मोनार्च। स्टेबल गवर्नमेंट की एफिशिएंट मोनार्च में द गवर्नमेंट
अदर यूरोपियन नेशन, दूसरे यूरोपियन नेशन लाइक फ्रांस विटनेस्ड वायलेंस रेवोल्यूशनरी इन 1789 में एंड आफ्टरवर्ड्स के बाद नेपोलियनिक वार्स, नेपोलियनिक डिफीट्स इन 1815 ईस्वी में सिग्निफिकेंटली वीकेंड, कमजोर कर दिए फ्रांस पोजीशंस को एंड फ्रॉम देन वहां से ऑन इट वाज फोर्स्ड, और से मजबूर कर दिए टू साइड विद ब्रिटेन, ब्रिटेन की साइड। द इटालियन वर यूनाइटेड एज अ नेशंस एज लेट इन 1861, इटालियंस जो है ये क्या कहते हैं लेट हुए यूनाइट हुए, बट आप देखें तो सारे ये बात की बात हो पा रही है, ब्रिटिश ने ये सब चीजें पहले ही कर ली। द डच एंड स्पेन वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन 1880 ईयर्स वॉर, डच और स्पेन खुद का कहते 80 साल के बारे में लड़ते रहे। इन द 17th सेंचुरी विच वीकेंड पुर्तगालीज imperialism, the Dutch ईस्ट इंडिया कंपनी अफेक्टेड बाई बैंक्रप्सी, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी प्रभावित हो गई बैंक्रप्सी इन 1800 में, कपल्ड विद इसी के साथ द रेवोल्यूशन इन 1830 वाज फोर्स्ड किया गया टू सेल इट्स पोजीशन टू ब्रिटेन एंड क्वाइट एशिया, और एशिया छोड़ दो। लेजर झील रिलीजन्स, हाँ ब्रिटेन वॉज, याद रखना प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिटेन वॉज लेस जीरस अबाउट रिलीजन। अगर हम रिलीजन के बारे में बात करें तो अंग्रेज ज्यादा रिलीजन के चक्कर में नहीं पड़ते, लेस इंटरेस्टेड रहते थे इन स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी को फैलाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं एज कम्पेयर टू द स्पेन, पुर्तगाल और डच। अगर हम बात करें डच और पुर्तगाल और स्पेन जितना करते थे कि हम क्रिश्चियनिटी फैला दें, उतना अंग्रेज नहीं करते थे। दस दिस रूल वॉज far more acceptable to the subjects than that of other colonial powers. Use of debt markets, पर बच्चों अगर हम बात करें डेट मार्केट्स की, one of the major and innovative reasons why British succeeded between the mid 18th century and the mid 19th century while others European nations fell, देखो क्या रीजन है कि मतलब इनोवेशन रीजन क्या है कि ब्रिटिश जो है सक्सीड हो गए 18वीं सदी में, और जो दूसरे लोग यूरोपियन नेशंस है वो फेल हो गए। वॉज दैट ये है कि इट यूज्ड द डेट मार्केट, उन्होंने क्या किया डेट मार्केट्स टू फंड में इट्स वॉर्स में लड़ने की। इट द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेंट्रल बैंक, जो दुनिया की पहली जो सेंट्रल बैंक जो बनी है बेटा, द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेंट्रल बैंक, द बैंक ऑफ इंग्लैंड बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड टू सेल गवर्नमेंट्स डेट्स को बेचने के लिए स्टार्ट कर दिया टू द मनी मार्केट्स में ऑन द प्रोमिसेस ऑफ डिसेंट रिटर्न्स ऑन ब्रिटेन्स डिफीटिंग द रेबल कंट्रीज। यानी कि दुनिया की पहली ये क्या कहते थे बैंक, लाइक फ्रांस एंड स्पेन, जो फ्रांस और स्पेन ब्रिटेन वॉज दस एनेबल्ड, योग्य बना दी टू स्पेंड मच मोर ऑन इट्स मिलिट्री देन इट्स राइवल्स। हाँ ये जो ब्रिटेन था मिलिट्री पे ज्यादा खर्चा करता था। ब्रिटेन्स राइवल फ्रांस कुड नॉट मैच द एक्सपेंडिचर ऑफ द इंग्लिश between 1694 and 1812, first under the monarch, then under the revolutionary governments, and finally under the Napoleon Bonaparte. France simply went bankrupt with its outdated ways of raising money. ये पुराने तरीके से फ्रांस ने अपनी पैसे खर्चा किए, इसलिए क्या हुआ फ्रांस बर्बाद हो गया, ठीक है, बैंकक्रप्ट हो गया। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही है, हमारा ये 3rd चैप्टर खत्म हो गया है। प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की दबा दीजिए ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो पहले जाए। ओके क्लास, ओके फ्रेंड्स, चलते हैं, बाय।